से 3 दिन का एक ध्यान शिविर यहाँ ओशो प्रेम ध्यान मंदिर में शुरू होने जा रहा है, जो कि संडे को दोपहर में ख़त्म हो जाएगा। इसमें लगभग पूरे पंजाब से और बाहर से भी कलाकार लोग, कला के प्रेमी लोग और ध्यानी लोग शिरकत करने वाले हैं। लगभग 100 या ज़्यादा भी लोग इसमें आ सकते हैं। 3 दिन का रेजिडेंशियल कैंप है ये एक थीम बेस्ड कैंप है, जिसमें यहाँ हमारा प्रयास होगा कि कला को या सृजनात्मकता को ध्यान से जोड़ा जाए। एक कलाकार को और थोड़े हृदय वाले व्यक्ति को ध्यान से जोड़ना आवश्यक होता है। यह उसके जीवन में संतुलन लाता है। और जो ध्यान सीख रहे होते हैं उनको भी कलाकारों की सृजनात्मकता को समझने का अवसर मिलना चाहिए, जो उनके भीतर संतुलन पैदा करता है। जो ध्यान करने से जो थोड़ा रूखापन आता है और ड्राइनेस आती है, कला उसको संतुलित करती है। तो इसमें कुछ कला की वर्कशॉप्स चलेंगी, जिसमें अनेक प्रकार के थिएटर के आर्टिस्ट, गाने वाले, बजाने वाले, लेखक लोग, स्कल्पचरिस्ट लोग, इस तरह के लोग आएंगे और कुछ ध्यानी लोग होंगे, ताकि कलाकार ध्यान के सेशन भी चलेंगे, ताकि कलाकार भी ध्यान के सेशन ध्यान सीख सकें। ऐसे पहले बहुत सारे प्रयास हम लोगों ने किए हैं, दिल्ली में, बनारस में, मुंबई में, अभी पंचकुला में पीछे कुछ समय पहले किया। तो ये एक बड़ा सुखद अवसर होता है। इसमें बड़े बड़े कलाकार भी शिरकत करते हैं। यहाँ भी सूफ़ी सिंगर रज़ा हीर एक रात को सूफ़ी सिंगिंग करने आएंगी। एक लोकल थिएटर ग्रुप है, वो अपनी प्रेजेंटेशन देगा, कोई स्पिरिचुअल प्ले करेगा। और आपके यहाँ लोकल भटिंडा के एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्कल्पचरिस्ट हैं, कलाकार हैं, चरणजीत जी, वो भी यहाँ पर इसमें शिरकत करेंगे। वो यहीं भटिंडा के हैं और अंतर्राष्ट्रीय कलाकार हैं, बल्कि नेक्स्ट वीक शायद वो मे भी बाहर कहीं जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा हैपनिंग सा, सेलिब्रेटिव और डीप मैसेज देने वाला कैंप होगा। और देखते हैं इसका क्या परिणाम होता है। 100 से ज़्यादा लोग अलग जगह से, अलग प्रांतों से इसमें शामिल होने वाले हैं। ये पहली बार ही हो रहा है कि पहले भी होंगे इस तरह? भटिंडा में तो ये पहली बार हो रहा है, लेकिन दिल्ली है, बनारस है और बहुत जगह, इंदौर भी है, अभी पीछे पंचकुला में भी हम लोगों ने किया। ये होते रहते हैं। सर, इसका मेन मोटिव क्या है इस कैंप का? इसका मोटिव ये है कि कला के माध्यम से ध्यान का प्रसार किया जाए और जो लोग ध्यान कर रहे हैं उनको अपने जीवन में कला को शामिल कर सके, इसके सूत्र उन्हें इस शिविर में मिल सके। इसका बेसिक पर्पज़ तो यही है। सर, ओशो का एक बड़ा सवाल है जिसे सारे लोग नहीं सोचते कि सेक्स वो की है। ओशो एक गुरु हुए हैं, एक जागृत पुरुष हुए हैं, जैसे पास्ट में बहुत सारे लोग हुए हैं। तो जब कोई जागृत पुरुष आता है तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से और उस वक्त में चल रही समस्याओं के हिसाब से वो अपनी जीवन दृष्टि प्रस्तुत करता है और जीवन के सभी आयामों पर अपनी दृष्टि देता है, जिसमें हमारा मन भी है, हमारा लोभ भी है, हमारी पॉलिटिक्स है, हमारी पावर है। जीवन के सभी आयामों पे ओशो ने इस तरह से अपनी दृष्टि प्रस्तुत की है। तो वो सेक्स पर भी बोले हैं, क्योंकि सेक्स भी हमारी एक समस्या है। और बेसिकली सेक्स पर नहीं कहना चाहिए, सेक्सुअल एनर्जी और उसके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उसके रूपांतरण के लिए वो बोले हैं। लेकिन भारतीय मनस में ये एक टैबू विषय है, एक छुपा हुआ विषय है, इसलिए इस पर थोड़ी अपनी दृष्टि रखने के कारण वो ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। वरना उन्होंने लगभग 650 किताबों में अपने पूरा दृष्टिकोण दिया हुआ है, जिसमें दुनिया भर के संत और दुनिया भर के सामाजिक, अंतर्राष्ट्रीय, राजनीतिक विषयों पर उन्होंने बोला है। लेकिन ये एकमात्र विषय है जिसने थोड़ा सा ज़्यादा लोगों के मन में हलन चलन पैदा कर दी थी उस वक्त। लेकिन अब तो बहुत स्थिति बदल गई है, अब तो कोई ऐसी बात नहीं है, अब तो लोग इसको स्वीकार भी करने लगे। ये गल करिए तो किन्ने के लोग तुहाडे नाल जिहड़े जुड़े हैगे आ जी। आम देखा जाए तो कई बार जे पंजाबी च मैं गल करा तो तुहाडे लाल जिहड़े चोले पाए नाल लगदा जी ओशो वाला हैगा, इन्हां दे नाल कोई बच्चे नहीं गए की तुहाडे परिवार आ जां तुहाडे बच्चे आ ओशो नाल जुड़े ने? हाँ, नहीं, सब ओशो नाल जुड़े हैं। हम तो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। मैंने पढ़ाई की है, आभा ने सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब की है। हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। ये जो यहाँ लोकल आपके ये केंद्र चलाने वाले हैं, ये सरकारी अधिकारी रिटायर हुए, इनके बाल बच्चे हैं, ये सब लोग। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई ये हम जो लाल जो चोगा पहनते हैं वो ध्यान के टाइम के लिए चोगा, अभी तो हमने कोई लाल चोगा नहीं पहना हुआ है, तो वो ध्यान के समय में है। और अब वो शुरुआती बात भी थी, अब तो काफ़ी लीवरेज है, आप कोई भी कपड़ा पहन के ध्यान कर सकते हैं। एक चोगा पहनने का पर्पज़ ये होता है कि शरीर पे कोई बंधन नहीं होता, तो ध्यान का प्रभाव थोड़ा अच्छा आता है, रिलैक्स होकर आदमी बैठता है, खुले मन से बैठता है। और एक कलर का प्रभाव भी होता है, जो भी कलर हम पहनते हैं उसका मन पे प्रभाव तो आता ही है। तो भगवा चोगा तो हिंदुस्तान में बहुत पहले से, दशनामी परंपरा में तो सभी सन्यासी पहनते रहे। ये जरा सा हट के थोड़ा सा रंग है। कि जे बठिंडे के जो लोग हैगे आ, तुसीं कहंदे लोग जिला चलाना हैगा
आम जिले लोग आ सकते हैं? सभी आएंगे। भटिंडा से कम भी नहीं तो 60-70 लोग यहाँ से आएंगे, और मुझे लगता है 50 से ज़्यादा लोग बाहर प्रांत से आएंगे, दिल्ली से, हिमाचल से, हरियाणा से। यहाँ लोग शामिल कर होंगे इसमें 3-4 दिन के लिए, और अक्सर ही होते रहते हैं यहाँ, लोग कैंप लगते रहते हैं, लोग आते ही रहते हैं। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ? आ सकते हैं हम लोग देखने के लिए, हाँ आ सकते हैं। कोई ऐसा कोई छुपा हुआ काम हम नहीं करते हैं वहाँ पर है जो कि हमें छुपाना पड़े। आप बिल्कुल आ सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, लेकिन इसके लिए आयोजक को पहले से सूचना हो कि भाई कितने लोग आ रहे हैं, उनको बैठने की व्यवस्था मिले, उनको चाय मिल जाए कुछ। तो ये होता क्या है कि उस समय सेशन चल रहे होते हैं, आयोजक और स्वागत करने वाले लोग भी बिजी होते हैं, तो अब बाहर से कोई मित्र आ रहे हैं बिना सूचना के, तो अक्सर हो जाता है कि अव्यवस्था हो जाए या उनको पता नहीं हो कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है। नहीं, जब कोई ध्यान चल रहा है तो हाँ, उस तब। बीच में तो एंट्री उस बीच नहीं में मिल तो एंट्री सकती। नहीं होती। 1 घंटे का सेशन चल रहा है। बठिंडा ਵਿੱਚ ओशो की विचारधारा ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਿਅਕਤੀ जुड़े हैं? बठिंडा में तो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं। ये आज से नहीं, 15 साल से ज़्यादा से ये आश्रम चल रहा है रेगुलर, 20 साल से रेगुलर। सुबह शाम यहाँ रोज़ ध्यान होता है, ओशो के प्रवचन होते हैं, और महीना दर महीना यहाँ शिविर होते रहे हैं। अभी पीछे भी हम लोगों ने पूरे पंजाब में कीर्तन मंडली की शुरुआत की थी। पंजाब के कम से कम 10 से 12 जिलों में हम 20 दिन घूमे थे, जिसकी शुरुआत बठिंडा ने की थी। यहाँ के लोगों ने इस चुनौती को लिया था तब। कीर्तन मंडल की गल करते करोगे जी? अब हाँ, कीर्तन मंडली अभी नहीं, अभी नहीं, इस बार बार तो अलग नहीं। प्रोग्राम है, पहले किया था। ਤੁਸੀਂ ਚੋਲਿਆਂ ਦੇ ਰੰਗਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਭਗਵਾ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਗਵਾ ਵੀ, ਚਿੱਟਾ ਵੀ, ਕਾਲਾ ਵੀ, ਹਰ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੌਜਿਕ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਹੀ ਕਿਉਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ? हिंदुस्तानी 10 नामी परंपरा में, जिसमें कि 10 ऑर्डर हैं संन्यास के पहले से, उसमें भगवा रंग का प्रचलन था। ਜੀ तो भगवा रंग के साथ जब ओशो ने अपना मूवमेंट शुरू किया, और शुरू में उन्होंने भगवा ही रंग दिया था, शुरू में भगवा, तो भगवा ही पहना करते थे। लेकिन जो थोड़ा सा पुराना जो हमारा समाज है, ट्रेडिशनल जो सन्यासी लोग हैं, उन्होंने इस पर थोड़ा आपत्ति करनी शुरू की, क्योंकि वो लोग हज़ारों साल से भगवा पहन रहे थे। तो इस आपत्ति के कारण, क्योंकि भगवा रंग और लाल रंग का कुछ प्रभाव है हमारे मन पर, ये सूरज का रंग है, ये हमारे ब्लड का रंग है, ये हमारी स्ट्रेंथ का रंग है, तो वो लाल रंग को ओशो छोड़ना नहीं चाहते थे। लेकिन उस बवाल को भी बाईपास करने के लिए उन्होंने भगवा को थोड़ा सा मैरून कर दिया। भगवा शुरू में भगवा ही दिया था, बाद में मैरून कर दिया, यही पर्पज़ है और कोई। क्योंकि अभी आपने बोला कि लाल रंग, ये लाल भी नहीं है, ये मैरून है, आ ये गया। मैरून है। हाँ, वही पूछ रहा हूँ, मैरून के पीछे क्या है? मैरून के पीछे ये है कि जिसमें इसमें लाल का एग्रेशन नहीं है, लेकिन भगवा का फ़ायदा है। इसमें लाल का एग्रेशन तो नहीं, लाल थोड़ा एग्रेसिव कलर है Aggressive और एग्रेशन लाता भी है, वाइट जैसे कूल है। वाइट कूल कलर है। तो लेकिन इन्होंने मैरून कर दिया कि लाल के एग्रेशन को छोड़ दिया, लेकिन भगवा के फ़ायदे को भी लेना था, इसलिए मैरून पे ले आए। और मैरून कलर ध्यान से जुड़ा हुआ है सारे एशिया में, या एशिया सब जगह बौद्धिस्ट लोग, बुद्ध जो लोग ध्यान करते हैं, वो भगवा कलर का उपयोग करते हैं। मैरून भी जैसे आप पहना। बठिंडा इसका में कैंप मैरून। लगा रहे हैं, तो आपके ओशो के, आपके नहीं सॉरी, ओशो के कितने फॉलोज होंगे बठिंडा में? करीबन अंदाजा लगाएं। अंदाज़ा मेरे को लगता है 400-500 होंगे। पढ़ने वाले तो हज़ारों की संख्या में हैं, पर ध्यान में आए गाए आने वाले, कभी किसी कैंप में आने वाले 400-500 से कम नहीं है। जो इस आश्रम में जुड़े हुए सॉरी, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਆਸ਼ਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਆ ਜਦ ਉਹ ਅਲੱਗ। हाँ तो हज़ार वो छोड़ दिए, वो तो हर एक बंदा पढ़ता है ना जी। उसके ਉੱਤੇ। ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ 400-500 ਹੀ ਫੋਲੋ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੇ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਓਸ਼ੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਕਤਾ ਸੀਗੇ, ਓਸ਼ੋ ਭਗਵਾਨ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਨਾ, ਤੇ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਦਾਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਹੀ? ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੈਂਪ ਲੱਗਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ, ਇੱਕ ਧਿਆਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹਨਾ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ। क्यों, रीज़न की है क्यों लोग नहीं आ रहे? बात अलग अलग प्रकृति के लोगों के अलग अलग झुकाव होते हैं चीज़ों को समझने के और चीज़ों की व्याख्या करने के। तो ओशो का थोड़ा सा दर्शन जो है वो थोड़ा सा विद्रोही स्वभाव का है, क्योंकि वो व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी डाल देता है कि आप अपनी जिम्मेदारी लो, सही है या गलत है, जिम्मेदारी तुम्हारी है। एक तो ये भी कारण है कि वो थोड़ा सा, पंजाब का तो मुझे पता नहीं, और जगह तो बहुत है, कि थोड़ा सा यहाँ पर पंजाब में थोड़ा रेबेलियस टाइप के लोग हैं। बठिंडा का नहीं, वरना पंजाब में तो हम चंडीगढ़ जाते हैं, अमृतसर जाते हैं, पटियाला में हैं, लोग तो सब जगह हैं। लेकिन ये तो संभव नहीं होता कि पूरा का पूरा समाज एक देशना के पीछे चला जाए, ये नहीं होता है। हजारों तरह की गुरु समाज में एग्जिस्ट करते हैं। कोई बुद्ध को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई नानक को मानता है, कभी तो उस हिसाब से। और दूसरा ये भी बात है
कि संख्या बल को बढ़ाने पे कभी भी हमारा जोर नहीं है, ओशो का भी नहीं था। उन्होंने कहा था कि जिसको समझ में आए वो ठीक है, नहीं तो आप मुक्त और जो नहीं, उसमें जितना हम ओशो को पढ़ेंगे तो उसमें ओशो ने किसकी बात की? गुरु नानक साहब की या गुरु नानक की भी की बात की, हाँ, बुद्ध की बात की। तो जब वो लोग जो पहले मान रहे हैं, बुद्ध को मान रहे हैं, गुरु नानक मान रहे हैं, कुरान को मान रहे हैं, वो लोग वही बात जब सुन रहे हैं तो फिर वो आपके साथ क्यों नहीं जुड़ पा रहे? नहीं, हमारे साथ वो बात जुड़े वही हुए है। वो जुड़े होते हैं, ऐसा नहीं है। वो ओशो के कैंप में भी आते हैं और अपने पुराना रिलीजन को भी फॉलो कर रहे होते हैं। एक बार की मतलब बहुत लंबा स्टेप ले लेना, ये सब नहीं करते। लोग तो हज़ारों जुड़ते हैं, पढ़ते भी हैं ओशो को हैं, लेकिन और इसमें ये भी है कि बहुत सारे लोग हैं जो ध्यान कर रहे हैं और कई बार इस तरह के पता शिविरों भी में नहीं नहीं चलता, आते, नहीं वो भी चुपचाप जाते। अपने मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने काम कर रहे हैं, अपने घर परिवार को जी रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो शिविर में आए हैं वही जुड़े हुए हैं। ऐसे बहुत सारे हैं जो कई हमारे मेडिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे आश्रम हैं, वो वही होते हैं। या बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें ध्यान का रस आता है तो रेगुलर फॉलो कर रहे हैं, पर वो शिविरों में नहीं आते, तो वो बहुत दिखाई नहीं देते। ऐसा एक भी कारण भी हो सकता है, जैसे अभी आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उसमें जब ओशो की बात होती है तो वहाँ पे थोड़ा सा जैसे साहब ने बात की थी कि सेक्स की बात होती है। हम लोगों की ये धारणा बन चुकी है कि जो आम लोग हैं उसमें ये है कि जब ओशो के आश्रम में जाते हैं वो वहाँ पे सब कुछ ओपन है। हाँ, तो अमूमन जो हमारी फैमिलीज हैं उनमें कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि यार जो ओशो के आश्रम में जाएगा ना, वहाँ पे जो आदमी भी है, लड़की भी है, सॉरी टू से, ठीक है ना, वो सब ओपन माइंडेड है। तो हो सकता है ये वजह हो कि लोग आपसे नहीं जुड़ पा रहे हैं ज़्यादा। कि वो जुड़ने वाला जो सवाल है वो थोड़ा सा डिस्कशन मांगता है। जुड़ना आप किस आयाम में जानना चाह रहे हैं कि संख्या बल दिखाई दे, जैसे कि और जगह को 1000, 2000, 4000 लोग इकट्ठे हो, वैसा तो हमारे यहाँ होता नहीं है। और कोई भी प्रोग्राम आप देखेंगे जिनका भी हो, चाहे सदगुरु का हो, रविशंकर का हो, इनका हो, जो रेजिडेंशियल प्रोग्राम होते हैं जहाँ पे 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन के लिए होता है, वहाँ 50-100 से ज़्यादा इकट्ठे नहीं होते। घंटे 2 घंटे का प्रवचन हो तो 50,000 लोग सुन सकते हैं। सन 1968 में ये जो सेक्स जिसकी बात कर रहे हैं, इसके प्रवचन 1968 में मुंबई में पहली बार हुए थे, ओशो ने किए थे 1968। उस समय लाइव ऑडियंस 50,000, 45,000 लोगों ने उनको सुना था। लेकिन जब ध्यान करने की बात आई, खुद को लगाने की समय दो, शक्ति दो, ऊर्जा लगाओ, तो वही 50-100-200 लोग होते थे। कैंप्स जो रेजिडेंशियल कैंप्स में, उसमें संख्या आपको कम दिखाई देगी। आपने इसमें एक बात की कि स्कल्पचर के जो है या जो कला से रिलेटेड लोग हैं वो आएंगे, इसमें कलाकारों को प्रमोट किया जाएगा या आप ओशो का ध्यान लगवाएंगे? नहीं, प्रमोशन किसी का नहीं ये है। आपने बोला ना। हाँ, नहीं, प्रमोशन नहीं है। वो अपनी कला हम ध्यानियों को सिखाएंगे और हम अपना ध्यान उन कलाकारों को सिखाएंगे। ये एक संगम है दोनों तलों को मिलाने का, क्योंकि भीतर आदमी संतुलित होता है तो ध्यान की जो ध्यान से जो मन में क्लैरिटी आती है वो इसको मिलती है, और कला के माध्यम से जो हृदय में जो ओपननेस आती है हार्ट में, वो दोनों को मिलती है। हमारा सिर्फ प्रयास है दोनों को संगम करने का, प्रमोशन किसी भी चीज़ जो का जो लोग आ रहे हैं कलाकार, वो पहले फॉलोअर्स हैं ओशो के या नहीं? नहीं। कोई इसकी क्राइटेरिया नहीं है, वो फॉलोअर हो या नहीं हो, वो यहाँ स्वागत है उनका। जिनको लेकिन ओशो की देशना को समझते हैं, हाँ, ऐसे लोग जिनको ही आपने आएंगे। इनवाइट किया है वो अच्छी बात है। सपोज कोई और आना चाहता है, सपोज कोई स्कल्पचर का आर्टिस्ट है, कोई पेंटर है, व्हाटएवर, कोई भी कैटेगरी ओपन से है, है, इट्स ओपन। तो उसका कोई रजिस्ट्रेशन होगा, हाँ, रजिस्ट्रेशन तो होगा। उसका कोई फी होगा? हाँ, उसका फीस तो होगा। वो अपने रुकने, खाने, रहने का खर्चा देगा, ये फीस तो नहीं है। वो 3 दिन हम उसकी व्यवस्था कर रहे हैं, यहाँ व्यवस्था, वो अपने खाने रुकने का खर्चा दे रहा है और 10 लोगों में, 50-100 लोगों में अपनी कला बांट रहा है। अभी इतने कैमरामैन बैठे हैं, जर्नलिस्ट बैठे हैं, उनकी न्यूज़ चल रही है, तो जो लोग न्यूज़ सुन के आपके आश्रम में आना चाहे, जैसे आपको ज्वाइन करना चाहें, तो कोई तो नंबर होगा ना, कोई पर्सन होगा जिससे वो कांटेक्ट करेंगे? हाँ, वहाँ सब रहते हैं, वहाँ लोग रहते हैं, उनके नंबर हैं, उनके फ़ोन नंबर्स हैं, सब जगह पंजाब में क्या पूरे भारतवर्ष में बटे हुए सर, हैं। अभी जो दर्शक हमारे देख अभी रहे कोई हैं, नंबर- तो सपोज कीजिए कोई देख के आपको कॉल करना, कांटेक्ट करना चाहिए, हाँ, तो वो नंबर कोई बता contact देंगे। नंबर वो नंबर आप बोल दीजिए, Please. आपकी, हाँ, वो नंबर आप बोल दीजिए। वो है ना, क्योंकि जो लोग हम सबके फॉलोअर्स हैं, तो वो चाहे कोई ठीक है। अर्जन स्वामी जी हैं अपने बठिंडा के, सामने इन्हों का नंबर नोट कर लीजिए। प्लीज माइक माइक पे बोल दीजिए आप। उन्होंने दे दिया नंबर, वो आ गया। ऊपर वाला? हाँ, ये नंबर है 9781481455। नहीं, दूसरा वाला। अच्छा, ठीक है, दूसरा देते हैं, ये नहीं है। जो दूसरा देते हैं ये 9463259806। एक बार फिर बोलो। 9463259806। अर्जुन स्वामी। अर्जुन जी का नंबर है। टाइमिंग क्या रहेगी उसकी? कोई
कि यहाँ सेशन की ये सुबह से शुरू हो जाएगा तकरीबन 6:30 बजे के आसपास से, और फिर बीच में सेशन चलेंगे, लंच ब्रेकफास्ट का टाइम होगा, रेस्ट का टाइम होगा, और फिर मतलब रात का भी एक सेशन होगा, तो चलेगा तो रात के 10 बजे तक नॉन स्टॉप। जहाँ तक आप ये पूछ रहे हैं कि कोई आश्रम में आए देखे पहले, आने से पहले, समय लगाने से पहले, उसकी कोई फ़ीस नहीं है। कोई आश्रम जाए अपने समझे वहाँ पे क्या व्यवस्था है, चाय पी के आए, इसकी कोई फ़ीस नहीं है। जब वो वहाँ रुक करके आश्रम के मान लीजिए दिन 2 दिन रुकेगा तो उसका कोई बहुत ही नॉमिनल कंट्रीब्यूशन चार्ज है, जिसमें आपके लिए लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, चाय, नाश्ता, साफ़ सफाई, आपके रहने की व्यवस्था, आपके कमरे, आपका बाथरूम, वो सब मिलेगा वहाँ। उसका वो कंट्रीब्यूशन है, उसको फ़ीस भी कहिए, जैसे भी कहिए, आप देख सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल है। वो कोई नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलने वाली ये संस्था है। यहाँ के जो मैनेजमेंट के लोग हैं ये तो इसको आपसी सहयोग से ही चला रहे हैं। आपसे 5 मिनट हो गए बात होते हुए, लेकिन आपका नाम नहीं जानते। मेरा नाम अंतर जगदीश है और ये आवा हैं। हम दोनों हिमाचल सोलन से आते हैं। वहाँ पर हमारा भी एक आश्रम है छोटा सा, ओशो सांजेन के नाम से, और भटिंडाम बहुत पहले से आ रहे हैं, बहुत सालों से आ रहे हैं लगातार। जो ये कैंप है ना, ओशो की लाइन है, कला से बड़ी कोई साधना नहीं और सृजन से बड़ी कोई आराधना नहीं। तो एक पूजा की तरह उन्होंने कहा है कि जो भी सृजन से जुड़े हैं, जो किसी कला से जुड़े हैं, कि वो ओशो ने कहा कि इनको ध्यान की बड़ी ज़रूरत है, कि अगर वो ध्यान करें तो उनके जीवन में एक ध्यान का नशा आए और इसीलिए ये जो कैंप है ना, बेसिकली इसलिए कि इमोशनल, जो हृदय से जुड़े हुए लोग हैं, कि उनके जीवन में ध्यान आए। तो यहाँ इस तरह की ही ध्यान विधियाँ होंगी, गाइडेड मेडिटेशंस होंगे। और ओशो ने ना ध्यान को जो एक्टिविटी, जो हमारा डांस है, उसको जोड़ा उन्होंने। आजकल इतने मनोरोग हैं, इतने जगह जगह दिखाई देता है, कोई डिप्रेशन है, किसी को नींद नहीं आ रही, कितनी सारी परेशानियाँ। तो जो ये ध्यान प्रयोग है, उसको करने से उसमें लाभ मिलता है। एक हमारी जो लाइफ है वो इजी होती है। तो छोटा सा प्रयास है, 3 दिन का ही समय है। लोग आते हैं इस तरह सीखते हैं कि कैसे अपने कला के साथ अगर ध्यान को जोड़ लें तो मज़ा आ जाए। और जो ध्यानी है कि उनके जीवन में भी ओशो ने बहुत जोर दिया है कि तुम थोड़ा सृजन करो, इस समाज संसार में तुम आए हो तो इस संसार को थोड़ा और सुंदर बना के हाँ, आँख बंद करके कमरे में मत बैठे रहो। हाँ। जैसा समाज तुम्हें मिला है वैसे इससे थोड़ा बेहतर करके जाओ, इसलिए सृजन। तो आइए, आप लोगों को भी अगर समय मिले तो भी जरूर आए। सभी का स्वागत है, आप लोग आइए। बाकी ਤੁਸੀਂ